धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की हाय कृपा है। विवेक हाय फ्रेंड्स। आप सबकी शेयरिंग का साथ है और मेरी पत्नी का सपोर्ट है कि आज भी मुझे शराब पीने की कोई जरूरत ऐसी महसूस नहीं हुई। इसलिए किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। किसी तरह की कोई अशांति महसूस नहीं कर रहा हूँ अपने मन में अभी तो, कम से कम। और आज दिन भर भी लगभग अच्छा ही रहा। बहुत अच्छा रहा। और एक चीज, जब ये में नया नया था तब कई लोगों की मुझसे सुनता था कि अगर किसी की रिकवरी को समझना हो तो उसके परिवार से पूछे। और अपने आप को भी अगर आपको देखना हो कि आप वास्तव में आपके अंदर कितना चेंज आ गया है तो अपने परिवार को पूछ के उनको ये मौका दीजिए कि वो ईमानदारी से आपको बता सकें। उनको ये संबल, ये हिम्मत दीजिए कि वो निडर होके आपसे ये कह सकें कि नहीं यार, आपके अंदर अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, या फिर आप तो पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हो, या फिर आप पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो। तो आपकी एक तरह से आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, अगर आपको वो चाहिए हो तो आपकी फैमिली जो है वो बेस्ट जज होती है उसकी। वो बहुत अच्छी तरह से बता सकती है। तो इसीलिए ना, ये टॉपिक, सब्जेक्ट जो है ये फैमिली रिलेशन, पारिवारिक संबंध, ये पिछले हफ्ते भी हमने एस बी सीजिट की किताब के लिए लिया था, किताब में से लिया था। और कुछ टॉपिक्स उसके पढ़े थे, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम दोस्तों जो शुरू कर रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 190, एज बिल सीज इट किताब का जो हिंदी वर्जन है उसमें से। और सब्जेक्ट है हमारा फैमिली रिलेशंस, पारिवारिक संबंध। तो टॉपिक नंबर 190, घर में ए का तरीका। क्योंकि मतलब द ए वे ऑफ लाइफ एट होम, है ना। ए का जो जीवन जीने का तरीका है उसको घर में भी लाया जाए, ये इस तरह की बात है। तो इसमें लिखते हैं, अगर कोई शराबी ध्यान नहीं देता तो यह कोई कारण नहीं कि आप उसके परिवार की उपेक्षा करें। आप उनसे मित्रवत व्यवहार जारी रखिए और उन्हें एक ही शराबीपन और उसके इलाज के बारे में अवधारणा समझाइए। ओके, है ना। तो किसी शराबी को अगर मैंने 12th स्टेप मैसेज दिया, मेरे ग्रुप ने दिया, हमने दिया उसको, और वो अगर मीटिंग्स में नहीं आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बार बार इन या इन आउट हो रहा है, ये टिक नहीं पा रहा है, या फिर ये कभी भी ये मीटिंग में आ ही नहीं रहा है, दैट डजेंट मीन कि हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस वाले, है ना, मतलब मैं आप हम ये सोचे कि भाई हमें तो सिर्फ शराबी से मतलब, हमें उसके घर से कोई मतलब नहीं है। उस घर में जो शराबी है सिर्फ वो ही, उसी को हम मैसेज देंगे, हम तो उसी से बात करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसका परिवार अगर कभी मीटिंग में आ रहा है, एल एन मीटिंग में आ रहा है, या फिर कभी हमारे मीटिंग प्लेस पे मिलने के लिए आ रहा है, तो हम उससे कन्नी काटें कि अरे इन लोगों से मिलके क्या करना है, इनका अल्कोहलिक तो अभी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि ऐसा हो जाता है, कि जो शराबी लंबे समय से सोब्राइटी में हैं, उनके जो परिवार होते हैं उनसे आप कई बार उनकी ज्यादा वैल्यू होने लगती है, या लोग उनसे ज्यादा बात करना चाहते हैं, या उनसे उनके पास में कई लोग चिपक के खड़े हो जाते हैं कि चलो इन परिवारों से पूछी जाए। एक तरह से होता है ना उनकी सक्सेस स्टोरी, जैसे किसी महान व्यक्ति से चिपक कर हम खड़े हो जाते हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं कि आपकी सफलता की कहानी बताइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी शराबी के परिवार से बात की जाए, लेकिन उनसे भी बात की जाए जिनके परिवार का शराबी अभी तक भी ए में आने को तैयार नहीं है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। बल्कि ये माना जाना चाहिए कि अगर परिवार शराबियत की बीमारी को अगर बेहतर तरीके से समझ पाएगा तो वो कहीं ना कहीं शराबी की मदद ही कर पाएगा, और उस तरह से समझ पाएगा जिस तरह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताना चाहता है। शराबीपन और उसके इलाज के बारे में जो अवधारणा है कि भाई इसके लिए जो इलाज है और कहीं अवेलेबल नहीं है, और ये जो बीमारी है अगर शराबी बार बार पी लेता है तो उसके बार बार पी लेने को आप उसके चरित्र से या फिर उसके उसकी उद्दंडता से इनसे मत जोड़िए। उसके बार बार पी लेने को आप ये मत मानिए कि ये आदमी बदतमीज है, ये आदमी हमसे इसको कोई मतलब नहीं है, इसको प्यार नहीं रहा है, ये स्वार्थी है। हाँ, उसमें सैकड़ों चरित्र दोष हो सकते हैं बाकी इंसानों की तरह। फिर चरित्र दोष किसमें नहीं होते हैं, है ना। कोई अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा राजनेता, या फिर कोई साधु संत, या कोई धार्मिक व्यक्ति, या कोई भी, उसमें भी ढेरों चरित्र दोष हो सकते हैं।
लेकिन उसके चरित्र दोष आमतौर पर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी सफलता की चमक के आगे वो धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन एक मेरे जैसे शराबी को ये आजादी नहीं मिलती, है ना। मैं शराब पीता हूँ और मैं शराबी हूँ, इसलिए मेरे चरित्र दोष अगर 3 हैं तो वो 3 की जगह 30 बनकर उभर कर आते हैं, है ना। और लोगों को मुझे क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाता है। तो परिवार को ये चीज समझना, चाहें तो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाले शराबी के परिवार को ये चीजें समझा सकते हैं। इससे वो बीमारी को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और शायद शराबी को कुछ मदद ही मिल जाए। आगे लिखते हैं, अगर वे इसे स्वीकार करते हैं और हमारे सिद्धांतों को अपनी समस्याओं पर आजमाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि परिवार का मुखिया स्वास्थ्य लाभ पा ले, और भले ही वह पीना जारी रखता है तब भी उसका परिवार जरूर अपने जीवन को सहज महसूस करेगा। ओके, है ना। तो परिवार वाले अगर हमारे जो सिद्धांत हैं, अगर ये अपनी समस्याओं को ना खुद का दिमाग लगाना, क्योंकि परिवार में जैसे कहा गया है ना हमारे लिटरेचर में कि एक शराबी जब शराब पीता है, किसी शराबी का जो परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार एक तरह से न्यूरोटिक हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार बीमार हो जाता है। तो परिवार की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से डील किया जाए, इसको डील करने का तरीका ही बड़ा अजीब, विकृत और गलत हो जाता है ना। तो इस चीज में परिवार वालों को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ सकती है अगर वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों को अपनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्धांतों को अपनाने के लिए उनको भी अपने आप को शराबी मानना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे जो 12 स्टेप्स हैं, हमारे यही 12 स्टेप्स एग्जैक्टली एलेनॉन के भी तो 12 स्टेप्स हैं। बस उसमें उनको ये नहीं मानना है कि शराब वो खुद पी रहे हैं, ओके। लेकिन उनके भी स्टेप में लिखा हुआ है कि हम शराब पर शक्तिहीन हैं, मतलब कि वो उनके शराबी की शराब पर शक्तिहीन है ना। और बाकी कदम नंबर 2 से लेकर 12 तक तो कहीं शराब शब्द आता ही नहीं है। तो ये सिद्धांत जो है वो उन पर भी बहुत अच्छे से लागू हो सकते हैं, और ये संभावना है कि उनका ये जो बदलता हुआ रवैया है, किसका, परिवार का, है ना। परिवार की सोच जिस तरह से आगे चल रही है, शराबी को डील करने का उनका जो तरीका है ना, और घर की बाकी समस्याओं को डील करने का जो तरीका है, खासतौर से ऐसे मसले जिनकी तरफ शराबी को ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहा है, उनको डील करने का परिवार का जो तरीका है उसमें अगर कुछ बदलाव आता है, मतलब उसमें एक स्पिरिचुअल टच अगर आने लगता है ना, तो हो सकता है कि शराबी को भी इस चीज से एक तरह का एक मोटिवेशन मिले, उसके ऊपर इस चीज का प्रभाव हो, है ना। तो ये है कि वो पीना उसका भले ही से इमीडिएटली बंद ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि परिवार का मुखिया स्वास्थ्य लाभ पा ले, और भले ही वो अपना पीना जारी रखता हो तब भी उसका परिवार जरूर अपने जीवन को सहज महसूस करेगा। जैसे अगर एलेनॉन फेलोशिप की बात की जाए ना, तो वहां पर एग्जैक्टली यही बताया जाता है कि भाई आपको करना ये पड़ेगा डिटैचमेंट। मतलब शराबी दुखी है तो आप दुखी हो, वो सुखी है तो आप सुखी हो, ये चीज में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप इस चीज में बदलाव लेकर आ जाते हैं और अपने जीवन की हंसी खुशी को पूरी तरह से शराबी पर से उसकी निर्भरता को हटाते हैं, तब आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। क्योंकि शराबी तो शराब से तभी दूर हो पाएगा जब वो अपने ऊपर कुछ काम कर पाएगा। आपके चिढ़ने से या फिर आपके प्यार करने से या आपके दुत्कारने से, है ना, धमकियां देने से तो वो ठीक होने से रहा। तो इसलिए अगर उसके ऊपर से निर्भरता हटाएंगे तब अपने जीवन को ज्यादा सहज रूप से जी पाएंगे, ये कहा जा रहा है। और ये वाला थॉट जो है ये लिया गया है हमारी बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी कि बिग बुक के पेज 97 से, यानी कि जो अध्याय 7वां है, दूसरों के साथ काम करते हुए, वर्किंग विद अदर्स, उसमें से लिया गया है। और ये चैप्टर जो है ना, वर्किंग विद अदर्स, एज वी ऑल नो, इसमें खास तौर पर ये लिखा हुआ है कि हम जब किसी दूसरे शराबी को मैसेज देते हैं तो वो किस तरह से दिया जाए, किस हद तक उसकी मदद की जाए, या फिर एक किस हद के बाद में उसको अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसी वो बहुत सारी बातें हैं उसकी, कहीं वो जरूरत से ज्यादा हमारे ऊपर निर्भर ना हो जाए, है ना, या फिर कहीं उसको हमारी बातचीत से ऐसा ना लगने लगे कि हम उसको नीचा दिखा रहे हैं। हम अगर उसको ए का मैसेज देने जा रहे हैं, क्योंकि उस शराबी की मानसिकता हो सकती है ना ऐसी,
भाई मैं आज अगर सोब्राइटी में हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं उस पीड़ित शराबी से अच्छी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक भी सभी तरह की स्थिति में मैं उससे अच्छा हूँ। तो मेरे व्यक्तित्व से, मेरे बात करने के अंदाज से उसको ये पता चलेगा। तो एक तरफ तो वो इन सब चीजों से प्रभावित होगा, लेकिन ये काफी कुछ मुझ पर निर्भर करता है कि इन चीजों से प्रभावित होने के अलावा कहीं उसको ये ना लगे कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ, या फिर वो अपने आप ही ऐसा करने लगे कि मैं तो इनसे कितना नीचे हूँ। तो मुझे उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी आपके समकक्ष ही हूँ। बस फर्क इतना सा है कि मैंने ये 12 कदमों का जो कार्यक्रम है, मैंने इसको अपनाने की ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छी स्थिति में आ गया हूँ। आप चाहो तो आप भी आ सकते हो। ओके, तो ये जो है हमारा टॉपिक नंबर 190, घर में ए का तरीका। हम इसी के अगले पैरा में जाते हैं। अगला पैराग्राफ है, जब तक नए सदस्य का परिवार आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीने की हार्दिक इच्छा जाहिर नहीं करता, हम समझते हैं कि हमें इसके लिए उनसे ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। समय के साथ वे बदलेंगे। आमतौर पर उसकी बातों की बजाय उसका अच्छा व्यवहार उन्हें ज्यादा भरोसा दिलाएगा। वाह, देखिए वही बात आ गई ना जो हम शुरू में कह रहे थे कि किताब में पढ़ के कितनी भी अच्छी अच्छी बातें है ना पढ़ी जाएं, लेकिन जब तक उसका जीवन में फायदा नहीं मिलता ना, वो मानने में नहीं आती। मैं खुद भी तो ऐसा ही हूँ यार, है ना। बी एग्नोस्टिक चैप्टर जो है हमारा, हम अज्ञेयवादी, वो बस बताते हैं उसमें कि भाई हम हमको इन सिद्धांतों को मानने के लिए सिर्फ एक इच्छुकता भर होने की आवश्यकता है। बाकी तो काम अपने आप होते चले जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, मुझे इसके अच्छे नतीजे मिलने लग जाएंगे। तो जब अच्छे नतीजे मिलने लग जाएंगे तो बड़ी जाहिर सी बात है यार कि फिर मेरा भरोसा इसमें बनेगा। और बनेगा तो फिर मैं क्यों छोड़ूंगा ना इसको। ये यार एक बड़ी सिंपल सी बात है। बनिए की दुकान है राशन की, चलती हुई दुकान को कोई बंद नहीं करता, है ना। ये बंद करना या फिर दुकान को पार्ट टाइम कर देना या किसी दूसरी दुकान में जाके बैठना, या चलती या फिर दुकान को छोड़ के आधे टाइम आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए चले जाना, है ना, ये तभी होता है जब उस दुकान से इतना धन नहीं आता, उसमें मन नहीं लगता। तो अगर मैं एक के सिद्धांतों पे ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो मुझे फायदा मिलने लगता है, तो अपने आप मेरा मन लगने लगता है ना। तो कोई शराबी अगर अभी सोसाइटी में आ गया है, 2 मिनट के लिए मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, और उसके परिवार, वो शराबी मान लीजिए अगर मुझसे आके ये शिकायत करता है, मैं उसके, मान लीजिए कि मैं उससे ज्यादा समय से शराब से दूर हूँ और वो अभी, उसको अभी आए हुए कुछ दिन या कुछ महीने हुए हैं, और उसने मुझसे कहा और मैं चला भाई सर पे पगड़ी बांध के, चल यार मैं तेरे परिवार को समझाता हूँ। उसने मुझसे कहा यार मेरे परिवार को थोड़ा समझाओ ना, वो लोग अभी भी मुझे ताने मारते हैं और फोन पर मेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, मेरी व्हाट्सएप चैट चेक करते हैं, कभी कभी पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे आके देखते हैं, जासूसी करते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। तो भाई मैं चला चौधरी बन के और मैं उनको समझाने लगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमारी किताब में लिखा है कि ये तो एक इच्छा से किया जाने वाला कार्यक्रम है, और जैसे जैसे इस इंसान के अंदर आध्यात्मिकता आएगी, इसके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। तो ऐसी बातें है ना, कोई खास ज्यादा ऐसे बोलने से असर करने वाली नहीं है मेरे परिवार के ऊपर, है ना। उनके ऊपर तो असली में असर तब होगा जब वो उनके खुद की शराबी में किसी परिवर्तन को महसूस करेंगे। जब उनको ऐसा लगेगा कि यार सालों से हम इस इंसान के साथ में रह रहे हैं, इसके व्यवहार में वो परिवर्तन आया है, इसका व्यवहार अब इतना अच्छा हो गया है, उतना अच्छा तो तब भी नहीं था जब इसकी शराब महीने में 2-4 बार होती थी, है ना। जैसे मेरी पत्नी ने कहा मुझसे, हमारी शादी जब हुई दैट टाइम मैं 27 साल का था। अ, बहुत कम थी शराब, क्योंकि उस समय मुझे शराब शुरू किए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, तो बहुत कम थी। 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार ऐसा भी होता था, मैं ऐसे बहुत कम थी। तो मेरी पत्नी ने कहा कि यार कई बार, मतलब वो शुरू शुरू में मुझसे रहती थी, आई मीन जब मेरी सोसाइटी को 1 साल 2 साल 3 साल हुआ, कि आपके व्यवहार में मुझे वो परिवर्तन दिखता है, वो इतना अच्छा हो गया है जितना उस समय भी नहीं था जब शराब आपके कंट्रोल में थी। फिर वो कहती थी कि यार कभी कभी मुझे कंफ्यूजन होता है कि ये ए में आने के कारण हुआ है
या फिर इसलिए है कि ये उम्र का भी अंतर है। भाई जब मैं ए में आ गया 2-3 साल की सोसाइटी हो गई तो तब तक मैं 42-43 ईयर्स की एज हो चुकी थी। तो ये उम्र में आ जाने का अंतर है या फिर रहना। तो मैं हमेशा कहता था कि यार अगर आपको लगता है कि कोई चेंज है तो ये चेंज निश्चित रूप से 12 स्टेप्स के कारण ही आया है। क्योंकि ए मुझे साफ साफ बताता है कि यहाँ पे उम्र का कोई ऐसी खास वाली बात नहीं है ना। शराबी जो है वो ए में 30 की उम्र में आया है या 50 की उम्र में आया है। वो जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है ना वो उसकी हो चुकी होती है। अ, सबकी थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है ना। क्योंकि हम टू वाइज चैप्टर जो है पत्नियों के लिए उसमें हम देखते हैं अलग अलग तरह के शराबी। तो सबका रॉक बॉटम अलग अलग हो सकता है। कुछ अल्कोहलिक्स लो बॉटम होते हैं, कुछ हाई बॉटम होते हैं। लेकिन फिर भी आमतौर पर स्पिरिचुअली बैंकरप्ट एक शराबी हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत अंतर इसलिए आ सकता है। लेकिन फिर भी वो 12 स्टेप्स के बिना वो अपलिफ्टमेंट है ना, वो उसका ऊपर उठना वो हो नहीं पाता। तो असली बदलाव तो है ना जब परिवार वालों को लगेगा ना, तब वो ये कन्विंस हो पाएंगे कि हाँ यार ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को मानने वाले हमारे शराबी के अलावा जो दूसरे इसके संगी साथी हैं, इसकी मंडली के लोग, वो लोग भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि वो इस कार्यक्रम को मान रहे हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ना फ्रेंड्स, इसको और ऊपर वाले को अगर आप दोनों को पढ़ेंगे तो अ, हो सकता है कि कुछ ऐसी ऐसी चीज लगे कि भाई ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि आप परिवार से मित्रवत व्यवहार जारी रखिए, और नीचे ये कहा जा रहा है कि उनको ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, है ना। तो एक बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है ना कि शराबी का परिवार भी अगर मान नहीं रहा है ना, तो दैट डज नॉट मीन, मतलब हमारी बातों को अगर नहीं मान रहा है, अगर वो लोग एक ही फिलोसफी से, एक ही काम करने के तरीके से अगर वो लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बिल्कुल अलग थलग छोड़ देंगे कि हमें तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बस भाड़ में जाएं वो लोग। हमारा शराबी अगर मीटिंग में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसके परिवार से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मानते तो है ही नहीं ए को। ऐसा हमको आ, नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि किसी के घर में शराबी अगर अभी भी शराब पी रहा है तो निश्चित रूप से घर वालों को लग सकता है कि यार ये ए में तो कोई दम नहीं है, कि ठीक तो हो ही नहीं रहा है अभी भी, है ना। बट अगर ए मेंबर्स उसके परिवार, शराबी के परिवार के लोगों से अगर अभी भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो परिवार वालों की ये सोच बनती है फिर। उनकी फिर ये सोच बनती है कि नहीं यार ये प्रोग्राम तो वास्तव में काम करता है, क्योंकि इतने सारे लोग इस प्रोग्राम में अच्छे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे शराबी से भी बदतर हालत में थे। जब वो भी उनके व्यवहार में और स्थिति में इतना सुधार आया, तो फिर हमारे शराबी में भी आ सकता है। इसका मतलब यार ये प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक ए के लिए भी फायदेमंद होता है, परिवार के लिए तो खैर है ही, लेकिन ए के लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि उनके घर का शराबी भले ही ठीक ना हुआ हो, वो किसी को कह सकते हैं, दूसरे को, कि यार वो फलानी जगह है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आपके घर में शराबी है, इसको ले जाइए। हमारा शराबी तो बेईमान है, वो उसके अंदर सही मायने में अभी इच्छुकता नहीं आई है, इसलिए वो मीटिंग्स में नहीं जाता है। लेकिन अगर आपका शराबी अगर चला जाएगा तो भाई भला हो जाएगा उसका, है ना। तो ये इस तरह की एक चीज है। और ये थॉट जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 6, मतलब छठवां अध्याय जो है बिग बुक में, इनटू एक्शन में। मतलब ये इनटू एक्शन चैप्टर, है ना, ये वही चैप्टर है जो हाउ इट वर्क अध्याय नंबर 5 के बाद में आता है। और 5वें कदम से लेके 11वें कदम तक हम ये इनटू एक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके। इसके बाद में लिखते हैं, आजकल एक का जीवन जीने का तरीका घर में लागू करना एलेनॉन परिवार समूह का मुख्य ध्येय बन गया है। ओके, है ना। तो ये वही बात हो गई कि एलेनॉन में, जैसे मेरी पत्नी भी एक एक्टिव एलेनॉन है, तो वो बस बताती हैं कि भाई आपको जो अपनी सोच है ना, आप अपनी इसी सोच को अपने बच्चों में भी ला सकते हैं, घर के और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। बिकॉज एलेनॉन वो इंसान है जो किसी भी शराबी की शराबियत से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो आमतौर पे माँ बाप, कुंवारे बहन भाई, और बच्चे, पत्नी, है ना, ये सब लोग एलेनॉन्स में आते हैं। अब अधिकतर ऐसा हो जाता है कि पत्नियां जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, इसलिए अधिकतर एलेनॉन में वही वही मीटिंग्स में आती हैं। बच्चे जो हैं वो, छोटे बच्चे जो हैं वो एल18 में आते हैं, है ना। मतलब
जो टीनेजर्स हैं, मतलब कि 13 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे जो हैं वो एल ए टीन में आते हैं। एंड देन फिर उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 19-20 साल के हो जाते हैं, तो देन वो एसीए में आते हैं, एडल्ट चाइल्ड ऑफ एल्कोहलिक्स, उसमें आते हैं। तो ये उनका ये उद्देश्य है एल एनॉन का कि भाई पूरे परिवार को ये मैसेज दिया जाए कि एक तो शराबियत को समझा जाए, तो उससे ये हेल्प मिलेगी कि शराबी से डील कैसे करना है। एंड एट द सेम टाइम आप अगर इस बीमारी को समझ चुके हैं तो किसी दूसरे को भी एल एनॉन मैसेज दे सकते हैं कि भाई आपके भी घर में कोई शराबी हो तो उसको इस तरह से डील किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बात ये ऐसी है ना कि अ, शराबियत को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। और खास तौर से इंडिया जैसी, हमारी जैसी कंट्री में, जहाँ पे लोग एकदम से नहीं मानते हैं उसको, उसके लिए इतने ओपन नहीं होते ना। तो अब वो एक बीमारी है, वो लत नहीं है। और शराबी चाहे चरित्र से कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी अच्छा पिता रहा हो, पति रहा हो, बेटा रहा हो, भाई रहा हो, लेकिन फिर भी शराबियत जो है वो उसको बर्बाद ही करके छोड़ती है। दुनिया भर से वो गाली ही खाता है, बद्दुआएं ही उसको मिलती हैं। ये चीज जो है, ये किसी शराबी, मेरे जैसे किसी सोबर शराबी के मुंह से निकले या फिर किसी एलेनॉन के मुंह से निकले, है ना, दोनों की ही तरफ से अगर ये बात आगे जाती है तो किसी न किसी पीड़ित शराबी को फायदा पहुंचा ही सकती है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मेरी पत्नी अगर आज किसी ऐसे परिवार से बात कर रही है जिनके परिवार में कोई शराबी नहीं है, लेकिन बस मेरी पत्नी ने ऐसे कह दिया उनको कि भाई एक ऐसी ऐसी जगह है। अब ये जो परिवार था, इनका कोई पड़ोसी है जहाँ पे कोई शराबी है, उन्होंने उस परिवार को बताया और वो परिवार जो है उनको ऐसे पता चला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास जहाँ पर कि सबसे पहला जो है वो परिवार, दो परिवारों की मुलाकात हुई थी आपस में, और उनके कारण जो, मतलब शराबी तो था ही नहीं, दो शराबी हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए अभी पीड़ित शराबी है, मिस्टर बी को शराब सोब्राइटी में कुछ महीने या साल हो चुके हैं। तो मिस्टर बी का परिवार जो है वो मिस्टर ए के परिवार से संयोग से कहीं उनका मिलना हो गया, किसी शादी पार्टी में, ट्रेन में, कहीं भी, और वो बातें पता चली और मिस्टर बी के घर वालों ने आके बोला मिस्टर बी को कि जाओ यार, ऐसी ऐसी जगह है, हमको पता चला है ना। तो इसीलिए ये है कि वो मैसेज एलेनॉन्स के थ्रू भी जा सकता है। और आगे लिख रहे हैं जिसके कारण, सॉरी, आजकल ए का जीवन जीने का तरीका घर में लागू करना एलेनॉन परिवार समूह का मुख्य ध्येय बन गया है। यानी कि यहाँ पे 12 स्टेप्स की बात हो रही है। उसके आगे, जिसके कारण पूरे विश्व भर में 1978 के आंकड़ों के अनुसार उनके करीब 15,300 समूह हैं। इनमें शराबियों की पत्नियां, पति और अन्य परिजन शामिल हैं। परिवार को खुशहाल जीवन में लौटने में एलेनॉन की सफलता महान है। ओके। मतलब देखिए वो जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात है ना, तो शराबी को तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम मिलेगा तो वो करेगा ही, है ना। लेकिन जैसे हमको कहा जाता है ना कि भाई आप, शराब आपके लिए सिर्फ 10% समस्या है, 90% तो समस्या आप खुद हो। तो यार ऐसे ही तो मेरे परिवार वालों के लिए भी तो यह है, वो भले ही से शराबी नहीं है और उनके लिए तो वो 10% भी समस्या नहीं है, क्योंकि वो शराब को हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन अब बाकी समस्याएं तो है ना, कुछ तो समस्याएं उनकी जन्मजात है, और काफी कुछ समस्या जो है वो मेरी शराबियत की बीमारी के कारण उनके अंदर जन्म हो गया उस समस्या का। तो इसके लिए तरीका जो है ना वो एक आध्यात्मिक तरीका ही हो सकता है। तो जैसे मेरी बीमारी के लिए वो एक आध्यात्मिक तरीका है, ऐसे ही उनके लिए भी है, और वही आध्यात्मिक तरीका है। तो वो अगर उस तरीके को अपनाते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ शराबियत को ही ठीक से समझ पाएंगे ऐसा नहीं है, उसके अलावा वो अपने भी चरित्र दोषों को देख पाएंगे, है ना, कहाँ पर जैसे मेरी पत्नी कई बार मुझे बताती हैं कि जो सबसे कॉमन, एलेनॉन्स जो बताती हैं, सबसे कॉमन चीज जो गलती उन्होंने की, एक शराबी की पत्नी, मतलब एक शराबी के साथ वालों ने, है ना, शराबी कोई महिला भी हो सकती है, तो फिर उस केस में एलेनॉन उसका पति हो गया। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो एक एलेनॉन करता है या करती है या फिर उन्होंने की है अपने जीवन में, वो ये है कि शराबी की शराबियत के पीछे उन्होंने अपनी गलतियों को भी छुपाया है। अपनी गलतियों को उन्होंने शराबी की गलती के सामने बहुत ही छोटा बता के, या शराबी की गलती को बहुत ही बड़ा करके बताया। और वो इस तरह से हमेशा, एलेनॉन जो है वो हमेशा आत्मदया में जीते रहे,
और खुद को हमेशा निर्दोष साबित करते रहे और उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके अंदर चरित्र दोष इतने बढ़ गए कि अब वो भी इसको उनको भी अब एक आध्यात्मिक कार्यक्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 190। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 230, जो हमारे सब्जेक्ट जो है हमारा पारिवारिक संबंध, उससे रिलेटेड अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 230 एज विल सीज इट के हिंदी वाले वर्जन में से। और ये टॉपिक का हेडिंग है सबसे प्यार, है ना, और आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या सबसे मुझे प्रेम है क्या, है ना। इसको पढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग दृढ़ता पूर्वक ये नहीं कह सकते कि वे सबसे प्यार करते हैं, है ना। हम में से ज्यादातर लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने प्यार किया था, लेकिन बहुत थोड़े लोगों से। लेकिन हम कई लोगों के प्रति उदासीन थे। जहां तक बचे हुए लोग थे, जी हाँ, हम उन्हें वास्तव में या तो नापसंद करते थे या उनसे नफरत करते थे। ओके, तो हम में से ज्यादातर लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने प्यार तो किया था, लेकिन बहुत थोड़े लोगों से। मतलब जब मैं अपने आप को ठीक भी समझता था, जी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक, मैं अगर तब की बात करूं जब शराब मेरे नियंत्रण में थी, या फिर जैसे मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैं 2 महीने में एक बार पी रहा हूँ, और जब पी भी रहा हूँ तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी पी रहा हूँ, कभी कोई पंगा नहीं हो रहा है। तो उस समय भी क्या मैं सबसे अनकंडीशनल प्रेम कर पाता था क्या? नहीं साहब, मेरे प्रेम करने के पीछे भी है ना लॉजिक्स होते थे, जबकि प्रेम में लॉजिक नहीं होता। पर मेरा वहां पर भी वो किंतु परंतु कैलकुलेटर चालू रहता था, है ना। तो ये तब भी, एक तो मैं सबसे प्यार नहीं कर पाता था, बहुत थोड़े लोगों से कर पाता था। 3 कैटेगरीज थी कि कुछ लोगों से मैं प्यार कर पाता था, ऐसे बहुत कम थे। कुछ लोगों के प्रति मैं इनडिफरेंट था, मतलब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, ना प्रेम है ना नफरत है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं वास्तव में मैं उन पर चढ़ता था या उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। तो निश्चित रूप से मेरे केस में तो ज्यादातर लोग वही थे जिनसे मैं हमेशा नफरत करता था। और मैं चाहता था कि ये लोग मेरी जिंदगी में अगर ना ही होते तो कितना अच्छा होता। आगे लिखते हैं, हम ए वालों को ये पता चलता है, मतलब हम ये पाते हैं कि हमें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए इससे कुछ अधिक की जरूरत थी, है ना। तो यार ये जो लग्जरी है ना कि मैं अपने हिसाब से ये चुन सकूं कि मैं ये 6 लोगों से प्यार करूंगा, और वो जो 10 लोग हैं ना उनके प्रति मुझे ना प्यार रहेगा ना नफरत रहेगी, और वो जो बाद के जो 40 है ना उनसे मैं भर भर के नफरत करूंगा, ये लग्जरी मुझे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आई एम एन अल्कोहलिक। है ना। मैं इन्हीं यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि किसी से प्यार करने के पीछे क्या कारण होना चाहिए, किसी के प्रति इंडिफरेंट मतलब उदासीन होने के लिए क्या होना चाहिए, और नफरत करने के लिए क्या होना चाहिए, ये सोच ही मेरे अंदर गलत है। तो जब मेरे अंदर सोच ही गलत है तो उस सोच के हिसाब से मैं कैसे तय करूं, है ना, कि मैं ये इंसान प्रेम करने के लायक है या फिर ये इंसान से दूर रहने में ही समझदारी है। ओके, इस विचार को आगे लिखते हैं, इस विचार को हमें एक समय, भले ही थोड़ी सी मात्रा में हो, छोड़ना पड़ेगा कि हम कुछ लोगों से अधिकार पूर्वक प्यार कर सकते हैं, कई लोगों की उपेक्षा कर सकते हैं, और किसी से भय और तिरस्कार हमेशा जारी रख सकते हैं। ओके फाइन, मतलब ये लग्जरी मुझे नहीं मिलेगी आगे, जिन्हें हम अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं उन लोगों पर अनुचित मांगे थोपना बंद करने की हम कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा मेरे साथ में क्यों है ना, कि ये लग्जरी मुझे क्यों नहीं है। तो वो इसलिए कि देखिए बड़े प्यार से शब्दों में लपेट के ना बिल डब्ल्यू साहब ने उस चीज को लिखा है कि जिनसे प्यार करते हैं उन पर अनुचित मांगे थोपना बंद करने की हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं इसका मतलब कि मैं ऐसा करता हूँ, है ना, तभी तो मुझसे आप ये कहोगे ना कि यार विवेक तू कोशिश कर सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उनके ऊपर इतना लदने लग जाता हूँ, मैं उन पर इतना हावी होने लग जाता हूँ, मैं उनके लिए इतना पॉजिटिव हो जाता हूँ कि भाई आपको तो मुझे से सारा प्यार करना पड़ेगा, और अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो फिर आपको मेरे लिए एक्स वाई जेड इतना इतना करना ही पड़ेगा। मतलब मैं अपनी मांगे उनके ऊपर इतनी ज्यादा थोपने लग जाता हूँ कि वो लोग एक तरह से जैसे हमने पहले भी ये चीज को पढ़ा था आई थिंक पिछले हफ्ते, दे स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड,
उनको एक दम घुटने वाली सी फीलिंग आती है कि उनको बांध दिया गया है ना। उनके बहुत ही, जैसे मेरी बच्ची है अ, मेरी बच्ची से मान लीजिए अगर मैं कई दिनों बाद मिल रहा हूँ, वो इंदौर के बाहर अगर कहीं पर उसको मैंने पढ़ने के लिए भेज दिया, वो वहां चली गई। अब मैं भी उस शहर, मान लीजिए कि अगर वो दिल्ली चली गई और दिल्ली में मुझे कुछ काम आ गया, मैं भी दिल्ली अपने काम से गया हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह रहा हूँ, लेकिन मैं जहां भी हूँ मैं कह रहा हूँ अब तो मैं 3 दिन के लिए दिल्ली में हूँ, 3 दिन रोज अपन 6 घंटे मिलेंगे, तू मेरे साथ ही रहना पूरे टाइम। ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, क्योंकि उसका वहां पर एक रूटीन है, उसका वहां पर एक सर्कल है, उसकी पसंद नापसंद है। मैं उसके ऊपर हावी हो जाऊंगा कि देख पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं, पापा ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, और अब तो मैं शराब वराब से भी दूर हूँ, फलाना ढिमका, तो तुझे तो बिल्कुल मेरे साथ ही पूरे समय रहना चाहिए। ये होता है अपने आप को उसके ऊपर थोपना। तो ये एक तरह की अनुचित मांग है जो मैं थोपता हूँ। आगे लिखते हैं, यहाँ हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, वहाँ हम दयालुता दिखा सकते हैं। तो अब ये उनके लिए आ गया कि जहाँ पर मैं इनडिफरेंट हूँ, है ना, मुझे जहाँ पर लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। तो मान लीजिए कि अ, अ, कोई इंसान सड़क किनारे अगर फल बेच रहा है, मई का महीना चल रहा है, बेइंतहा गर्मी है ना, मैं वहां से निकल रहा हूँ, तो मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास अगर उस इंसान के पास में पानी नहीं है, मैं वहां से निकल रहा हूँ, मेरे पास में एक बॉटल मेरी कार में अच्छा बढ़िया पानी रखा हुआ है ना, मैं हो सकता है कि मैं उसको पानी ऑफर कर दूं। मैं ऐसे फल खरीद रहा हूँ, मैं उसके फल खरीदने में उससे बहुत भाव कर रहा हूँ, काफी उससे बार्गेन करके फल खरीद रहा हूँ। वो प्यासा है नहीं है मुझे क्या मतलब इससे, वो फल बेचने वाला गरीब है या फिर मध्यम वर्गीय है, मुझे इससे क्या मतलब, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी उसके प्रति एक तरह की दयालुता दिखा सकता हूँ। तो दयालुता दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं, मुझसे ये नहीं कहा जा रहा है। मैं एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं चाहूँ तो उससे पूछ सकता हूँ ऐसे कि यार पानी पियोगे, मुझे दिख रहा है आपके ठेले में कहीं भी पानी नहीं है आपके पास, पानी पियोगे, अगर पीना चाहते हो तो मेरे पास में ठंडा पानी है, अच्छा घर का साफ, उसको बहुत अच्छा लग सकता है ना। आगे, जिन लोगों को हम नापसंद करते हैं उनके साथ हम कम से कम न्याय और शिष्टाचार का अभ्यास तो शुरू कर ही सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों से मुझे नफरत है ना, तो ठीक है कि मैं उनसे प्यार वार से बात नहीं कर सकता, है ना। आप ये मुझसे उम्मीद मत कीजिए यार, मैं उनसे एक तो चिढ़ता हूँ, वो लोग मुझे नापसंद है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं यार, जिन्होंने वास्तव में मेरे साथ में कुछ ऐसा गलत किया है कि वो इस लायक नहीं है बिल्कुल भी कि उनसे बात की जाए। उनसे दूरी बना के रखना ही मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है ना। लेकिन कम से कम मैं उनके प्रति न्याय और शिष्टाचार का अभ्यास शुरू कर सकता हूँ, है ना। मतलब मान लीजिए मेरा पड़ोसी है, मुझे उससे बेइंतहा नफरत है। अब उसने अगर कोई, उसके यहाँ पे अगर तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है, या फिर उसके यहाँ कुछ साफ सफाई के समय उसने ढेर सारा गंदा कूड़ा या फिर पानी वगैरह जो है वो बाहर बहा दिया, है ना, तो मैं अचानक से उठा, सीधे पुलिस स्टेशन दौड़ा और मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा नफरत है। तो मुझसे कहा जा रहा है कि भाई इस चीज को आप कम से कम अवॉइड कर सकते हैं, कि भाई ये इस तरह की गलती नहीं है जो उसने आप ही को परेशान करने के लिए की हो। ये तेज आवाज में संगीत बजना या ये इतना बड़ा कोई ऐसा अपराध नहीं है कि इसके लिए आप सीधे पुलिस थाने ही पहुंच जाओ। थोड़ा सा अपने मन में दया करुणा, मतलब न्याय है ना, थोड़ी सी वो न्याय वाली भावना लाइए कि इतना बुरी तरह से भी उसको सजा देने की आवश्यकता नहीं है। एट द सेम टाइम शिष्टाचार, है ना, कि मान लीजिए वो अगर मेरे सामने से निकल रहा है ना, तो मैं इतना गंदी तरह से मुंह बना रहा हूँ, या फिर मान लीजिए उसके घर का कोई छोटा सा बच्चा है पड़ोसी का, उसने मेरी तरफ मुस्कुरा के देख लिया तो भी मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, या फिर उस पड़ोसी के घर में उसका कोई मिलने वाला मेहमान वाला आया है, उसको नहीं पता मेरे मन में क्या है पड़ोसी के लिए, उन्होंने मुझे स्माइल दे दी, या किसी राह चलते हुए आदमी ने मेरे पड़ोसी का पता पूछा कि भाई साहब ये घर कहाँ है। अब मेरे मन की नफरत के चक्कर में मैंने उस रास्ते वाले को बताया ही नहीं, बड़ा बिल्कुल उखड़ के छिड़के कह दिया मुझे नहीं मालूम, जाओ यहाँ से, है ना। तो इतना इस हद तक मेरी नफरत नहीं जाना चाहिए। शुरुआत में इससे कर सकता हूँ। ओके, आगे लिखते हैं, हम हमें उन्हें समझने और उनकी मदद करने के लिए शायद अपने दायरे से बाहर जाना ही पड़ेगा। ओके, तो ऐसे जो लोग हैं ना, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ,
जिनके प्रति मैं उदासीन हूँ और जिनसे मैं नफरत करता हूँ। ये 3 कैटेगरी हो गई। तो देखिए आखिरी में है ना बड़ी, जैसे मैंने कहा ना, बिल डब्ल्यू साहब की राइटिंग में मुझे एक चीज बहुत पढ़ने में बहुत मजा आता है कि बड़े प्यार से ना ताने वाली लैंग्वेज आती है, मतलब एक तरह की सरकास्टिक है ना, सरकास्टिक लैंग्वेज आती है और उसमें एक सीख भी दे दी जाती है कि भाई हमें उनको समझने और मदद करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब मेरी जो सोच है ना, मेरी सोच का, मेरी समझ का एक दायरा है ना। मैं हमेशा क्या मानता हूँ कि बस वो ही सब कुछ है। यही तो प्रॉब्लम है मेरी कि मैं अपने आप को ही डेढ़ शाना, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना डेढ़ शाना, तो मैं अपने आप को ही सबसे ज्यादा समझदार समझता हूँ। और खासतौर से ए में आने की बात तो ना, मैं झंडा गाड़ देता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा लोगों को झेलता हूँ। मेरे चरित्र दोष पूरी तरह से खत्म भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन भाई साहब बाकी आम इंसान के मुकाबले तो मैंने बहुत ज्यादा झेलना शुरू कर दिया है। बहुत आवाजें निकलने लग गई है घर में आजकल, पत्नी की, बच्चों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की। आपको नहीं पता है मेरे अंदर जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। जबकि ये सोच को अपनाते अपनाते शराबी और भी संकुचित मानसिकता का बन जाता है, बंद दिमाग का, क्लोज माइंडेड बन जाता है। तो उसी के लिए लिखा है कि इन लोगों को समझने के लिए ना शराबी को अपनी सोच के दायरे को पार करके बाहर आना पड़ेगा। उसको ये मानना पड़ेगा कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और देख नहीं पा रहा हूँ वो तो ठीक ही है, मुझे आवश्यकता है बहुत ज्यादा मुझे आवश्यकता है उसको देख पाने की और समझने की। अदरवाइज मेरी सोब्राइटी खतरे में आ जाएगी। बिकॉज ना मैं जितना अपने आप से ये तय करने लगता हूँ ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मतलब एक बार में फिर उसी ट्रैक पे चला जाता हूँ। जो चैप्टर नंबर 5 हाउ इट वर्क्स में लिखा है ना कि एक शराबी अपने आप को डायरेक्टर समझता है, हर जगह पर अपना हुक्म चलाना, अपनी बात चलाना, अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाना। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो जीवन को भी, मतलब इस संसार का, जीवन का डायरेक्टर भी अपने आप को ही समझने लगता है। और फिर उस समय वो जो उच्च शक्ति वाला कंसेप्ट है उसके अंदर से वो खत्म होने लगता है। वो मीटिंग में तो जा रहा है बराबर, आत्म शांति की प्रार्थना भी अच्छे से कर रहा है, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन डिपेंडेंस ओवर सेल्फ, मैं खुद ही शक्तिवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं पर निर्भरता, ये चीज उसके अंदर धीरे धीरे पनपने लगती है, उसको पता नहीं चलती है ना। तो इसीलिए ना क्यों मुझसे कहा गया है कि भाई आपको 12 स्टेप्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ये इसीलिए है। और ये वाला जो है सबसे प्यार, बड़ा मतलब बहुत ही मेरे ख्याल से आज की अभी तक में मुझे ये सबसे अच्छा लगा, है ना। ये जो पैरा है, ये जो टॉपिक है, ये लिया गया है 12 कदम और 12 परंपराएं किताब में से, पेज नंबर 92 से। मतलब वो जो 10वां कदम है जो मुझे डेली इन्वेंट्री बनाने के लिए बोलता है कि भाई ताकि मैं रोज अपने दिन भर के कार्यकलापों को एक बार जांच लूं, है ना। मैं कुछ कार्यकलापों को उसी समय जांच सकता हूँ। दोपहर के 2 बजे हैं, मैंने अभी किसके साथ कैसा व्यवहार किया, अभी 2 मिनट पहले मैंने किसी से बात करते करते वो फोन को कट किया, मैंने क्या बात की, क्या मैंने सही किया गलत किया, ये मैं असेस कर सकता हूँ, मतलब स्पॉट इन्वेंट्री। और उसके अलावा दिन खत्म होने के बाद में इन चीजों को माप सकता हूँ कि क्या आज मुझे किसी के प्रति खुन्नस आई, क्या आज मैंने किसी को भला बुरा बोला, क्या या आज किसी चीज के लिए मेरे अंदर घमंड आया क्या, या फिर आज रिकवरी के लिए मुझे जो करना चाहिए था वो करने में मेरे एफर्ट कहीं कम रहे क्या। तो ये अगर मैं दिन भर डेली बेसिस पे करता जाता हूँ तो मुझे बार बार वो चौथे कदम को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, तो फाइन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक नंबर 265। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ना निर्भरता ना स्वयं पूर्णता। देखिए ये इसी बात पर है ये वाला टॉपिक जो हम अभी बात कर रहे थे ना, कि ना तो मैं इस तरह से हूँ, मुझे एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है कि ना तो मैं ऐसा हूँ कि मैं पूरी तरह से किसी इंसान पर निर्भर हूँ कि उसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, और ना ही ऐसा हो कि बस मुझे तो किसी से कोई मदद की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, उल्टे लोग मुझसे हेल्प लेंगे, है ना। तो ये दोनों ही स्थितियां नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 265, न निर्भरता ना स्वयं पूर्णता। जब हमने बच्चों की तरह हट किया कि लोग हमारी रक्षा करें और हमारा ध्यान रखें,
या दुनिया हमारी उपजीविका की जिम्मेदारी उठाए तो इसका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण था। ओके, तो ये तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा शराबी देख ही चुका है कि जितना ज्यादा मैंने अपनी वाली चलाने की कोशिश करी, जितना ज्यादा मैंने हक जताया कि मेरा ये हक है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, या फिर मेरा जो घर है ये तो आपको चलाना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी शराबी ने अपने ससुराल वालों को ये बोल दिया कि आपकी प्रॉपर्टी में मेरी पत्नी का भी इतना हिस्सा है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। या फिर अपनी पत्नी को उसने ये बोल दिया कि भाई मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तुमको कमाना पड़ेगा, ना तुमको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसी कई सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, है ना? तो हमने अगर बच्चों की तरह हट किया कि लोग हमारी रक्षा करें, हमारा ध्यान रखें। मैं वहां पर पी कर पड़ा हुआ था, मेरे दोस्तों की ये ड्यूटी बनती है। एक तो उन्होंने मेरे को पीने ही नहीं देना चाहिए था, और फिर अगर मैंने पी ली थी तो मुझे छोड़ के क्यों गए? मैंने थोड़ा ही दो चार गालियां ही तो दी थी उनको, पर वो तो मैंने नशे में दी थी। तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे घर पे ठीक से छोड़ के आना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी, है ना? और भी कई सारी बातें। मैं अपनी पत्नी को हो सकता है कि मैं ये कह दूं कि यार वो जो फलानी फलानी बातें है ना, मैं उनके लिए आपसे कहीं भी क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मैंने आपसे तब कही थी जब मैं एक्टिव कंजम्पशन में था, जब मेरी शराब चालू थी। तो वो शराबियत तो बीमारी है, आपको भी पता चला ना एल एनॉन में। तो फिर काहे की माफी है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। आगे लिखते हैं, जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा चाहते थे उन लोगों ने या तो हमसे किनारा कर लिया था या संभवतः हमें पूरी तरह छोड़ दिया। भ्रम का इस तरह टूटना हमारे लिए असहनीय था, है ना? तो जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा चाहते थे, तो अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है या फिर कोई करीबी दोस्त हो सकता है ना? अब जैसे इंडिया में ये पत्नियों का छोड़ के जाना थोड़ा ये कम देखने में आता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ही आता है ना? तो इसलिए ऐसे लोगों ने या तो किनारा कर लिया, क्योंकि भाई हर इंसान की झेलने की एक लिमिट होती है यार, तब तो कोई इंसान झेलेगा। तो या तो उन्होंने किनारा कर लिया या फिर पूरी तरह छोड़ ही दिया, है ना? भाई हुआ ही है, शराबियत में हुआ ही है। मेरे भी कई दोस्तों ने ये किया कि मुझसे मिलना, मुझे बुलाना उन्होंने बंद ही कर दिया, है ना? श्रम का इस तरह टूटना हमारे लिए असहनीय था। तो बस कहाँ ये जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी है ना, एक तरह का किसी पीड़ित शराबी के लिए भी ये संदेश है ना, कि भ्रम का इस तरह टूटना। मतलब कोई शराबी अगर अभी ए में नहीं आ पा रहा है या फिर अभी वो इन आउट वाले फेज में चल रहा है, तो ये बड़ी एक इफेक्टिव लाइन है कि भैया आ जाओ, सुन लो, मान जाओ। अदरवाइज शराब आपके इस भ्रम को तो तोड़ेगी ही। अगर आप अपने आप में नहीं आओगे तो फिर वो इतने वही काम जो है ना, जो आप पहले थोड़ा सा इज्जत के साथ और कम नुकसान में कर सकते थे, करना तो पड़ेगा ही आपको, होगा ही, क्योंकि अदरवाइज तो फिर जेल, पागल खाना और मौत है। तो अगर मरने की इच्छा आप में आ गई है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर मरने की इच्छा नहीं है तो फिर तो आपको इस भ्रम से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आ जाओगे तो कम नुकसान और कम तकलीफ के साथ आ जाओगे। और लेकिन अगर फिर वो बाद में जब ऐसे परिणाम होंगे तो फिर वो इतने भयंकर होंगे। मतलब ये कुछ समझिए कि इस तरह की बात हो गई कि एक 16-17 साल का बच्चा कहीं पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, छोटी मोटी चोरी कर रहा था। अब वो इलाके का जो थानेदार था उसने उसको पकड़ा, दो चार थप्पड़ टिकाए, उसको लेकर आया रात को 12 बजे, और पूरे मोहल्ले को उस थानेदार ने जगा दिया, बच्चे की बेइज्जती की बुरी तरह से, और उसके माँ बाप को वापस सौंप दिया। अब थानेदार कहता है उसके माँ बाप को और बच्चे को कि समझ जाओ, अभी भी अभी बेइज्जती कम हुई है। तुमको लग रही है कि बहुत बेइज्जती हो गई, पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि हमारा बच्चा चोर है, अभी फिर भी कम बेइज्जती हुई है। अभी मैंने कोई पुलिस केस फाइल नहीं किया है, कोर्ट केस नहीं होगा और इसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं माने तब फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसके ऊपर कोर्ट केस भी होगा, इसको सजा भी मुकर्रर होगी, और फिर जेल जैसी जगह में जाएगा जहाँ पे इंसान पहली बार चोरी के आरोप में जाता है और फिर अगली बार डकैती के आरोप में, है ना? तो इसीलिए तो समय रहते अगर शराबी मान जाएगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आगे लिख रहे हैं, हम यह समझने में नाकाम रहे कि यद्यपि हम उम्र में व्यस्त थे लेकिन अभी भी हमारा व्यवहार बच्चों जैसा था, और दोस्त, पत्नियों, पति और यह दुनिया, सभी को हम हिफाजत करने वाले अभिभावक के रूप में बदलना चाहते थे। मतलब देखिए, फिर वही बात आ गई, लगन, है ना? कोई अगर मेरी केयर कर रहा है तो उसके ऊपर इतने हावी हो जाना,
उसके ऊपर इतना उसको परेशान करने लगना, उसको ये महसूस कराने की कोशिश करने लगना कि साले या साली, तू जो कर रही है ना, ये तो कोई एहसान नहीं कर रही है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। तो चाहे दोस्त हो, चाहे पत्नी हो, या माँ बाप हो, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना। शराबी कई बार कहता है, ये जो तुम मुझे संभाल रही हो ना, ये कोई तुम मेरे पे एहसान नहीं कर रही है, तुमने भी जीवन में कई गलतियां की है, मुझे पता है। तो मुझे ये करके कोई ऐसा अच्छा अच्छा मत दिखाओ, और अगर तुम मेरे साथ में रह रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में रह के कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा हूँ। इस तरह की बातें जो है वो शराबी करने लगता है ना। क्योंकि वो अपना हक समझने लगता है कि ये जो मुझे मिल रहा है, इसमें किसी तरह के कोई एहसान वाली या कोई आभार वाली बात नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना सबसे पहले मेरे जैसे शराबी को कहा जाता है कि भाई आभारी होने का रवैया सीखिए। ये आभार नाम की चीज अगर आ जाएगी ना, बहुत कुछ आ जाएगा आगे। हम यह सीखना नहीं चाहते थे कि लोगों के ऊपर अति निर्भरता कभी भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि गलतियां सभी लोगों से होती है। और इनमें से भी जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते थे, वे लोग भी कई बार हमें नीचा दिखाते हैं, खासकर उस समय जब सबसे ज्यादा ध्यान देने की हमारी मांग अनुचित होती है। ये बात हो गई। अभी जैसे मैंने कहा ना कि शराबी जो है वो बेहिसाब से शराब पीकर घर आया है, बहुत बुरी स्थिति में है, चलते नहीं बन रहा है। अब उसकी पत्नी जो है वो बेचारी जैसे तैसे उसको खींच के पलंग पे ला रही है, शराबी अभी भी चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है। शराबी ने इतनी बुरी तरह से अपनी पत्नी को जलील कर दिया कि पत्नी ने बोला, भाड़ में जाओ, अगर आपने उल्टी की है, पड़े हो तो साले पड़े रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, है ना। तो जो लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं, मतलब उसकी पत्नी, है ना, उसकी पत्नी भी उस समय पर ये नहीं समझ पाई कि यार ये इंसान खुद नहीं बोल रहा है, ये इसकी बीमारी बोल रही है, तो इसलिए इसकी बातों पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो भी तो एक इंसान ही है। और ये तो तब का एग्जाम्पल है जब कोई शराबी चालू शराब में है। लेकिन वो शराबी भी यहाँ पर बहुत सारे हैं जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ चुके हैं, जो 12 कदम पर अभी ध्यान नहीं दे पाए, और जो खास तौर में ड्राई ड्रंक वाली स्टेज में है। वो ड्राई ड्रंक वाली स्टेज में आकर ना अपने परिवार को ऐसा दिखाने लगते हैं कि भाई सारी अकल तो मेरे अंदर ही आ गई है, तुम लोगों को तो अकल ना तो पहले थी और ना अभी तक आई है ना। वो ऐसा वो हर किसी के साथ कर सकता है, माता पिता और बच्चों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, सबके साथ। और ऐसे में हो जाता है कि जो सबसे खास है ना, उन लोगों को ये लगने लगता है कि यार भाड़ में जाने दो इस आदमी को, ये आदमी ने पहले हमारे लिए काम का था ना, अब है। बल्कि अब तो ये और भी चिड़चिड़ा, अजीब सा हो चुका है कि 2 मिनट इसके साथ बैठना ही असंभव है। तो इसलिए धीरे धीरे ना उनके अंदर भी ये भावना आने लगती है कि यार ये इंसान अगर दूर रहे ना तो ही ज्यादा अच्छा है। सुबह काम के लिए निकलता है ये, शाम को 7 बजे घर आता है, साला 7 की बजाय 9 बजे आए और अच्छा, बल्कि 11 बजे आए और भी अच्छा, हम उसके पहले ही सो सुबह जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये जो शराबी की आदत है ना, तो बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि अति निर्भरता कभी भी सफल नहीं हो सकती, है ना। इसलिए मुझे कई बार ए में भी ये कहा जाता है, यू आर नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स। आप एल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोस्त बनाने के लिए नहीं आते। वो मुझसे कहा ही इसीलिए गया, मैं वो पढ़ के बड़ा कंफ्यूज हुआ। जो उसको समझने की कोशिश की तो मुझे ये बताया गया कि भाई दोस्तों से आप कहीं ना कहीं उम्मीद करने लग जाते हो, आप उनके ऊपर निर्भर होने लगते हो। मैंने तेरे लिए किया था तो तुझे भी मेरे लिए ये करना चाहिए। नहीं, ये फेलोशिप में हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सब शराबी हैं। तो आज अगर मैंने किसी शराबी की मदद की है तो कल वो मेरी मदद करेगा, ये जरूरी नहीं है। यार हो सकता है कल को वो रिलैक्स ही हो जाए, तो अब कहाँ से मेरी मदद करेगा, वो मदद करने की हालत में ही नहीं है। कल को उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो जाए, या वो ड्राई ड्रंक स्टेज में हो, तो कहाँ से वो मेरी कुछ हेल्प करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। स्पॉन्सर को ही ले लीजिए कि मेरी निर्भरता मेरे स्पॉन्सर पर भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने फोन लगाया, स्पॉन्सर ने फोन नहीं उठाया तो मुझे लग रहा है क्या काम का है स्पॉन्सर, ये में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। नहीं, अति निर्भरता नहीं होनी चाहिए। मुझे ये समझना पड़ेगा कि हर किसी की एक अपनी जिंदगी है। किसी दिन मान लीजिए मेरे स्पॉन्सर को ही गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझसे कुछ कह दिया, प्रोग्राम में आते आते इतनी कम से कम मेरे अंदर खुला दिमाग होना चाहिए कि आखिर में वो मेरा स्पॉन्सर भी है तो एक शराबी ही, और शराबी होने के पहले वो एक इंसान है यार। तो इंसानों से ही गलतियां होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, पर ये हो इसलिए जाता है
क्योंकि मैं मेरी अति निर्भरता हो जाती है। मैं उनसे बिल्कुल परफेक्ट एटीट्यूड की उम्मीद करने लगता हूँ। कोई भी हो सकता है, वो स्पॉन्सर हो सकता है, साथी शराबी हो सकता है, फेलोशिप में ओल्ड टाइमर्स हो सकते हैं। कई बार होता है ना मेरे साथ, किसी मीटिंग में मैं गया, वहां पर किसी ओल्ड टाइमर ने कोई चिढ़ते हुए शेयरिंग की, मुझे बातें बनाने का मौका मिल जाता है। अरे साले ओल्ड टाइमर होके भी ऐसी बातें करते हैं, फिर क्या काम किया ओल्ड टाइमर। नहीं यार, ये मतलब ये दिखा रहा है कि मेरी कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंस है। मतलब मेरी ये निर्भरता है कि अच्छा अच्छा, इस मीटिंग में 10 ओल्ड टाइमर है तो बस, तो फिर यहाँ तो कोई गलती होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये एक तरह की अति निर्भरता है, ये कभी सब सफल नहीं हो सकती। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि शायद मेरी मांग बहुत सारी जगहों पर अनुचित हो जाती है। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बींग्स ही हैं, वो चाहे कोई इंसान 75 साल का है या 10 साल का है या 40 साल का है। और खासतौर से जब शराबी हो तो ये बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो कहीं बियॉन्ड तो नहीं है। मैं खुद तो परफेक्ट हूं नहीं। मैं खुद तो हमेशा मीटिंग में बार बार ही कहता हूँ कि मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ, मेरे में अभी भी दोष हैं। तो फिर मैं दूसरों से ऐसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकता। ओके, इसी में अगला पैराग्राफ है। ओके सॉरी, ये जो वाला है पैराग्राफ, ये स्टेप 12 से लिया गया है, 12 कदम 12 परंपराएं से। ओके, अगले पैराग्राफ में है, अब हम एक अलग आधार पर हैं, ईश्वर पर विश्वास और भरोसे का आधार। हम अपने सीमित स्व से अधिक असीम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हमें जितना लगता है कि वह हमसे चाहता है, उसके मुकाबले हम जितना करते हैं और उस पर विनम्रता पूर्वक निर्भर रहते हैं, उतना ही हमें विपत्ति का शांति से सामना करने योग्य बनाता है। ओके, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 265, ना निर्भरता ना स्वयं संपूर्णता, है ना। तो भाई मुझे ये तो है ही कि मुझे किसी पर जरूरत से ज्यादा नहीं लदना है, बट एट द सेम टाइम कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई सब मुझ पर भरोसा करेंगे, सब मुझ पर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। तो उस इंडिपेंडेंस की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उच्च शक्ति से भी आगे निकल जाऊं। तो इसलिए लिखा है कि अब हम एक अलग आधार पर, और वो है एक उच्च शक्ति पर विश्वास और भरोसे का आधार। कि भाई आज मेरी रिकवरी सही मायने में सक्सेसफुल है, ये मैं तब कह सकता हूँ जब मैं ये दावे से कह सकूं कि भाई मेरी जो सोब्राइटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर निर्भर। मतलब किसी इंसान के कुछ कहने करने बोलने, किसी प्राकृतिक घटना के होने, कोई अच्छा या बुरा कोई घटना होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक उच्च शक्ति पर निर्भर है। ऐसा जब जब मैं बोल सकूं तो तब होगा कि हाँ भाई, सही मायने में मेरा एक अलग आधार है, और वो आधार है ईश्वर पर विश्वास। कि भाई मैं अगर एक उच्च शक्ति के सिद्धांतों पर चल रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर चल रहा हूँ, तो फिर मेरी लाइफ कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो कुछ ऐसा कोई गलत काम मुझसे होगा ही नहीं, ये वो वाली स्थिति है। हालांकि इसके लिए बिग बुक में साफ तौर पे लिखा है कि भाई ये परफेक्शन वाली स्थिति है। ऐसी स्थिति में जाने की हमको दौड़ में नहीं दौड़ना है, हमको बस वन डे एट ए टाइम प्रोग्रेस की तरफ जाना है। ओके, तो लिखते हैं कि हमें अपने सीमित स्व से अधिक असीम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरा सीमित स्व ना, मतलब मैं, माई सेल्फ, मी, है ना। कितना भी मैं अपने आप को ऊंचा उठा लूं, कितना भी बड़ा बना लूं, बट आफ्टर ऑल मेरा एक खुद का एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैं हूं क्या, है ना। हम जैसे बात करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो इतना अनंत है कि उसमें करोड़ों सौर मंडल हैं, है ना। जिस तरह का हम बात करते हैं सोलर सिस्टम है या गैलेक्सी है, इस तरह की करोड़ों हैं। फिर उसमें से भी पृथ्वी एक छोटी सी है, यानी वो इतने छोटे आकार है हमारा कि उसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए मेरा स्व एक सीमित स्व है, तो मैं उससे ज्यादा एक उच्च शक्ति पर विश्वास करता हूँ। हमें जितना लगता है कि वह हमसे चाहता है ना, तो जितना वो मुझसे चाहता है ना, हम जैसे तीसरे कदम की प्रार्थना में भी कहते हैं कि जितना आप मेरे से चाहते हो, मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में लागू कर सकूं। तो जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि हमें जितना लगता है कि वह हमसे चाहता है, उसके मुकाबले हम जितना करते हैं और उस पर विनम्रता पूर्वक निर्भर रहते हैं, उतना ही हम विपत्ति का शांति से सामना करने योग्य बनते हैं। मतलब हमारे अंदर जितना वो चाहता है, और हम जितना कर पाते हैं, मान लीजिए वो मुझसे चाह रहा है 10 और मैं कर पा रहा हूँ 7, तो मतलब ये 70% करीब मेरे अंदर जो है विपत्तियों का सामना करने की एक कैपेबिलिटी आएगी। अब दैट डज नॉट मीन कि विपत्तियां आएंगे ही नहीं।
देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि सामना करने योग्य बनाता है ना। विपत्तियां तो आएंगी ही, क्योंकि वो बाहरी, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ेगा कि वेल मुझे मार वाला काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर सद्बुद्धि आने लगेगी। तो मैं खुद अपनी तरफ से विपत्तियों को इनवाइट नहीं करूंगा, लेकिन जो आ रही हैं उनको डील करने का एक अच्छा तरीका मेरे अंदर आ जाएगा, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर काम करूंगा, है ना। इसीलिए ना ये लिखा है कि हमको जो लगता है कि भाई वो हमसे कितना चाह रहा है, तो भाई वो हमसे 10 यूनिट्स में काम कराना चाह रहा है, लेकिन हम तो साहब 6 या 7 तक ही कर पा रहे हैं। जितना भी हम कर पा रहे हैं, तो जितना हम ज्यादा करेंगे उतना हम योग्य बन पाते हैं। तो एक तरह से खुद ही बिल डब्ल्यू साहब ने ये लिखा है कि जितना वो हमसे चाहता है उसके मुकाबले पूरा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ही करने लग गए ना, तो फिर तो वो परफेक्शन वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा तो आएगा नहीं, और उसके दौड़ में हमको भागना भी नहीं है ना। सो द थिंग इज कि कितना मैं अधिक से अधिक एक उच्च शक्ति के सिद्धांतों पर, उसकी कृपा पर मैं अपने आधार को बनाता हूँ, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। मतलब मुझे इंडिपेंडेंस को इस तरह से नहीं अपनाना है कि मैं एक उच्च शक्ति की संकल्पना को भी छोड़ दूं। एक बैलेंस मुझे बनाना जरूरी है। ना मुझे दूसरों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होना है, और ना ही इंडिपेंडेंस की दौड़ में ऐसा हो जाना है कि मैं बिल्कुल ही किसी की भी ना सुनूं, यहाँ तक कि उच्च शक्ति की भी। ओके। और ये जो सेकंड पैरा है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस पेज 68, यानी कि हमारी बिग बुक के अध्याय 5, यह कैसे काम करता है, से लिया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। टाइम भी हो चुका है, आई थिंक थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, 5 मिनट। तो आज की रीडिंग हम यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई अपोलोजाइज, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, बट थैंक यू, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस लिटरेचर को पढ़ने का। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।